Okay, what is administration, what is public administration, how we define it. Okay, so ये सारे portions आज हम cover करेंगे इस क्लास में. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक लैटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड्स से बना हुआ है. फर्स्ट इज एड. एड मीन्स टू, जिसको. ओके. देन सेकेंड इज मिनिस्टर मीन्स सर्व, किसी को सर्व करना. ओके. अब उसमें क्या होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, कुछ सर्व करते हैं. अब जैसे कि अगर हम इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ देते हैं तो जो भी हम पब्लिक को सर्व करते हैं, मान लीजिए जैसे हमारी कोई एक गवर्नमेंट है. ओके. या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो मान लीजिए किसी एक किसी एक पर्टिकुलर वर्क को कर रही है. ओके. कोई वो कुछ प्रोडक्शन का काम कर रही है. तो प्रोडक्शन किसके लिए कर रही है, पीपल्स के लिए कर रही है, ताकि लोग उसको यूटिलाइज कर सकें. ओके. और उस प्रोडक्शन को करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, जिससे कि वो जो प्रोडक्शन का वर्क है वो स्मूथली चल सके, कहीं पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन में. और अगर कॉन्फ्लिक्ट कोई आ भी जाता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उसको मिलकर उसको सॉल्व करते हैं. ओके. और अगर हम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक गवर्नमेंट होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेट करती है लोगों को सर्व करने के लिए. लोगों को सर्व किस तरीके से करती है, पॉलिसीज बनाती है जिससे कि सोसाइटी का भला हो. ओके. जो हमारा मान लीजिए अगर कोई वीकर सेक्शन है उसके लिए काम करती है, पॉलिसीज बना के, नए नए प्रोग्राम्स बना करके. ओके. और क्या होता है, सोसाइटी को स्मूथली, कोई भी सोसाइटी कैसे स्मूथली रन कर सकती है. अब कोई भी मान लीजिए कोई एक ग्रुप है या फिर कोई एक सोसाइटी है, तो अगर उसको स्मूथली रन करने के लिए हमें कुछ लॉज भी बनाने पड़ेंगे जिन्हें जो कि कानून कहलाते हैं. ओके. अब जैसे कोई भी सोसाइटी हो गई तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वहां पर कुछ क्रिमिनल्स हो, कुछ क्राइम हो रहा हो, तो उस क्राइम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके. उस क्राइम को हम कैसे रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, जिससे कि जो भी हमारी सोसाइटी है या फिर जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चल सके. तो इन्हीं सबको रोकने के लिए या फिर पीपल्स को सर्व करने के लिए, ओके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी लाइफ है उसको अच्छा बनाने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. और जब ये पब्लिक के साथ में जुड़ता है तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि हम हिंदी में कहते हैं कि लोक प्रशासन. तो ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एक्चुअली ऐसा कोई नोन या फिर डॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ से ये एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग हुई, या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी जैसे लोग मान लीजिए कि जब पहले क्या है, लोग स्टोन एज की बात करें तो लोग स्कैटर्ड रहते थे. ओके. पहले फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो जब लोग फैमिली बनाने लगे या फिर जब से लोग ग्रुप में आकर रहने लगे, तो क्या हुआ, ग्रुप में रहने की वजह से वो एक दूसरे के काम में हाथ बटाने लगे. कोई किसी को प्रॉब्लम हुई तो उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करने लगे. तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रूप लिया, और ये जो जैसे कि उसके बाद में ये डेवलप होता गया. और जैसा कि आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि जैसे आप लोगों ने इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो आपने देखे होंगे, कितने बड़े बड़े पिरामिड बनते हैं. तो क्या है कि इतने बड़े बड़े जो पिरामिड ये बन गए हैं वो कैसे बने, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के सिंगल एफर्ट से बना है. वो उसमें क्या है, उसको बनाने में लाखों हजारों लोगों का जो है एफर्ट था. ओके. उसमें कई सारे लोगों ने साथ मिलकर काम किया था. अब कई सारे लोगों को एक साथ में मिलकर काम कराना भी क्या है, एक टिपिकल टास्क होता है. ओके. ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि हम बस लोगों को लाए और उनसे बोला, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. नहीं, कुछ लोग हैं होंगे जो अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको उसके लिए कुछ जैसे सैलरी होती है या फिर कुछ क्या कहते हैं मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं वो चाहिए होंगे. ओके. तो जैसा आपने गीजा के या फिर जो भी इजिप्ट के पिरामिड देखे हैं, तो वो बनाने में एक एडमिनिस्ट्रेशन चला था. ओके. लोग उसमें बिना एडमिनिस्ट्रेशन के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है. ओके. तो ये हमारा जो इजिप्ट का पिरामिड है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेशन का. तब के समय में लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया. ओके. नेक्स्ट आपने सुना होगा हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. ओके.
हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का जो एक कल्चर था, उनकी जो एक सभ्यता थी, वो अब तक की जितनी भी सभ्यता है उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप मानी जाती है। ओके, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा अभी तक का माना जाता है। वहाँ पर उस समय में की अगर हम बात करें तो वो जो हमारा एरिया था वो 500 एकर्स में जैसे फैला हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े बाथरूम्स थे, ओके, कैनाल्स थे पानी को निकालने के लिए, ओके, वाटर हार्वेस्टिंग जो रेन हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए गए थे। जो हमारा अगर जो हमारे वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, अगर हम देखा जाए तो उनका प्रचलन वहीं से आया है। तो सबसे पहले वेल्स का वहाँ पर निर्माण किया गया था। बहुत ही बड़ी बड़ी रोड्स थी, ओके। वहाँ पर जो अब जो ये आपका जैसे आपने पढ़ा होगा जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे पे बना हुआ था। तो फ्लड के स्थिति में फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर उस टाइप के इंतजाम किए गए थे। तो ये क्या है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा कई लोगों ने अपना बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस चीज को बनाया था। तो ये तो माना जाता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही एक ओल्ड या फिर बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन एज अ सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये थोड़ा रिसेंट, थोड़ा नया है। ओके, इसकी जो पढ़ाई है, जो भी एज अ कोर्स इसको लिया गया, तो ये काफी न्यू है इन कंपैरिजन टू द कॉन्सेप्ट। Okay, so now what are the principles of organization? अब क्या है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? आपका जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि है ऑर्गेनन। और ये ऑर्गेनन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टूल और इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन। अब जैसे अगर हम मान लीजिए एक टूल की बात करते हैं, तो एक टूल होता है जिससे कि अगर हम किसी टूल को लें तो टूल का क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं हम उसके थ्रू। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ले लीजिए, तो एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो कोई एक म्यूजिक को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। उसी तरीके से ऑर्गन हो गया, जैसे अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और उन ऑर्गन्स का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, अलग अलग ऑर्गन का स्पेसिफिक टास्क होता है। लेकिन अब क्या है कि जो अलग अलग ऑर्गन हमारी बॉडी में काम करते हैं, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारी बॉडी को रन ऑफ कर चलाए रखना। ओके, जिससे कि जो भी हमारे काम है उनको हम करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन हो गई। जैसे कि क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी सच एज अ कंपनी। कंपनी हो सकती है कोई, जैसे आपके मल्टी नेशनल कंपनीज हो गए, प्राइवेट कंपनीज होती है, नेशनल कंपनीज हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, आपके कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, ओके, एसोसिएशंस हो गए, मान लीजिए जैसे एनजीओज होते हैं, एसएचजीज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अब जैसे मान लीजिए कंपनी है या फिर इंस्टीट्यूशन है, इन सब का क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अब मान लीजिए आप जैसे एक इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो अगर हम अपने कॉलेज का एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा जो कॉलेज है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, लेकिन उस टीचिंग ऑब्जेक्टिव को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कि बिना किसी रुकावट के वो अच्छे से चलता रहे, कई सारे छोटे छोटे वर्क किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हमारा जो कॉलेज है उसी में एक फाइनेंस सेक्शन हो गया, एक एकेडमिक सेक्शन हो गया, ओके, और दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हो गया। तो क्या है कि ये सारे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का अपना एक अलग वर्क हो गया, वो अलग काम करता है, फाइनेंस सेक्शन अलग काम करता है, एकेडमिक सेक्शन अलग काम करता है। ओके, लेकिन ये जो तीनों काम कर रहे हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा ये कॉलेज है, वो सुचारू रूप से चल सके, वो उसके वर्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एसोसिएशन कंप्राइजिंग वन और मोर पीपल एंड हैविंग अ पर्टिकुलर पर्पस। ओके, पर्टिकुलर पर्पस क्या मीन्स क्या है कि इन सब का मतलब जो भी है, अगर हम कंपनी है तो उसका जो पर्पस है वो मार्केट में अच्छा
परफॉर्मेंस देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई कर सके, वो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस हो गया। ओके, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अगर हम कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो उनका एक पर्टिकुलर पर्पस क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये उनका जो है एक पर्पस हो गया। एसोसिएशन का हो गया, मान लीजिए आपने कुछ एसएचजी बनाया है, फिशरीज के सेक्टर में बनाया है, तो क्या है कि जो जितने भी लोग उस एसएचजी से या फिर उस एनजीओ से, उस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करना, उनका जो इनकम है उसको बढ़ाना। ओके, तो क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक एंटिटी होती है, जो कि वो एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन हो सकता है। ओके, उसमें हो सकता है कि वो कंपनी सिर्फ एक के द्वारा ही चलाई जाए, या फिर हो सकता है कि कई लोग उसमें वर्क कर रहे हों। और लेकिन जो मेन चीज है कि उनका एक जो पर्पस होता है वो सिंगल पर्पस होता है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ अ सोशल यूनिट ऑफ पीपल दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड टू मीट अ नीड और टू परस्यू कलेक्टिव गोल्स, जो भी कलेक्टिव गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। okay, तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑल कलेक्टिव एफर्ट्स कैन बी कंसंट्रेटेड टू द सेट ऑफ गोल्स। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको अपना कॉलेज का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि कई सारे सेक्शंस होते हैं, एकेडमिक सेक्शन हो गया, फाइनेंस सेक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हो गया। ओके, अब क्या है, फाइनेंस सेक्शन का क्या काम है कि कॉलेज में जो भी फंड है, ओके, जो भी वर्क करना है उसके लिए फाइनेंस, उसके लिए पैसा देना है। ओके, या फिर अगर फाइनेंस की कमी हो रही तो फंड्स को रेज करना। उसी तरीके से एकेडमिक्स का सेपरेट काम हो गया कि जो भी हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, ओके, सेशन है जो स्टूडेंट्स का, वो सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एकेडमिक का काम हो गया। तो क्या हुआ, इन दोनों का काम तो एकदम अलग है, दोनों एकदम डिफरेंट है, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। ओके, अगर अगर हम उस यूनिट के को देखें, जैसे आपका फाइनेंस यूनिट अलग हो गया, एकेडमिक यूनिट अलग हो गया, तो एज एन यूनिट दे आर वर्किंग डिफरेंटली। ओके, लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, कॉलेज को चलाते रहना। जो भी वहाँ जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का, कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो चलता रहे। तो मतलब कि क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को का जो एक क्या कहते हैं कि जो एक सेंट्रल कमांड होता है, जो कि एक जो एक लक्ष्य होता है, लास्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सबका एक ही होता है। ओके, और वो जो जितने भी वहाँ पर काम करते हैं लोग, उनका जो एक मेन जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है। ये हमारा हो गया यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी हमारा एक यूनिट होती है उसमें सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग वर्क डिवाइड होता है। ओके, जैसे फाइनेंस का अलग हो गया, एकेडमिक का अलग हो गया। अब उसमें जैसे उसमें भी क्या हो गया, एक टाइपिस्ट होता है, जैसे टाइपिस्ट का काम दूसरा होता है, एक फाइल क्या कहते हैं जो डिस्पैच फाइल डिस्पैच करने के लिए होते हैं, वो अलग हो गए, उनका काम अलग होता है। ओके, तो क्या होता है, सबका डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी लेबर या फिर वर्क है वो डिवाइड होता है सबका। ओके, और जो उनको वर्क दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्योन है, ओके, आप उसको टाइपिंग का वर्क नहीं दे सकते हो, या फिर अगर मान लीजिए वो थोड़ा बहुत जानता भी होगा, तो जो अगर कोई उसको मान लीजिए एक पेज भी टाइप करना है, तो वो अगर प्यून को दे देंगे तो मान लीजिए उसको 2 घंटा लगाता है। वहीं पर अगर हम वो टाइपिस्ट को दे देंगे तो 5-10 मिनट में वो टाइप करके दे देगा। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में स्पेशलाइज है। ओके, तो जो भी जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द पीपल होना चाहिए। पीपल जो जो इंसान जिस वर्क में स्पेशलाइज है उसको वही देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका टाइम है वो भी कम लगेगा। ओके, और क्या है कि आप सिमिलर वर्क एक इंसान को देंगे, रिपीटेटिव देंगे, तो वो उस वर्क को करने में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है, वो एक पेज पहले 15 मिनट में टाइप कर रहा था, लेकिन आप उसको कंटिन्यूअसली वही काम देते रहेंगे तो उसका जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, वो हो सकता है उसी पेज को फिर 10 मिनट में टाइप करने लगे। ओके, तो ये है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन।
नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ जॉब। क्या है कि देयर शुड बी अप्रोप्रिएट डिफाइनिंग ऑफ एवरी पोजीशन इन रिलेशन टू द इन रिलेशन टू अदर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारी पोजीशंस होती हैं। क्लर्क की पोजीशन मान लीजिए, हम जैसे अपना एक कॉलेज का या फिर किसी मैनेजमेंट किसी प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। ओके, इसी तरीके से कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका कि अलग अलग काम होता है। और अब क्या है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका काम है प्रोडक्शन करना, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका काम है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करना। तो क्या है कि हम दोनों डिपार्टमेंट को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्क हो जाएगा। वो प्रोडक्शन वाला कहेगा नहीं हम मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग वाला कहेगा नहीं हम प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, ना प्रोडक्शन होगा ना मार्केटिंग होगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को किसको क्या जॉब दी गई है, किसको क्या करना है वो डिफाइन नहीं है। ओके, तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जो जॉब है उसको डिफाइन करके दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो उसको बहुत ही इफिशिएंट तरीके से कर सके, और जो ओवरलैपिंग है वर्क की, ओके, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन। ओके, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, दो चीजें हैं। तो पहला है हमारा लाइन। तो ये लाइन क्या होता है, लाइन होता है जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने देखा कि जो हमारा कॉलेज है उसका मेन जो हमारा उसका जो मेन गोल है, उसका जो मैंडेट है वो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो एजुकेशन कौन देगा, जो भी वहाँ पर टीचर्स होंगे जो कि टीचिंग का काम कर रहे होंगे। ओके, और जो भी हमारा और दूसरे स्टाफ कौन होगा, जो पियोन हो गए, हमारे टाइप राइटर टाइपिस्ट हो गए, ओके, जो फाइल चलाने का काम करते हैं वो हो गए। तो ऐसा इंसान जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उससे वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो लाइन हो गया। ओके, लाइन, LINE, लाइन। और सेकेंड इज स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन क्या है कि जो लाइन फंक्शन को हेल्प करता है जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए, तो वो स्टाफ फंक्शन हो गया। स्टाफ फंक्शंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन काम क्या होता है कि लाइन फंक्शन, जो लाइन होता है उसको हेल्प करना, उनको एडवाइस देना, जिससे कि वो जो मेन गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से चल सके। ओके, तो जैसे हम अपने कॉलेज का अगर एग्जांपल लेंगे तो टीचर्स हो गए, वो लाइन हो गए, और जो भी हमारा जैसे स्टाफ, अदर स्टाफ है, टाइपिस्ट हैं, प्यून हैं, ओके, जो फाइल चलाते हैं, ये हो गए स्टाफ फंक्शन हो गया वो। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो पूछ लीजिएगा स्लाइड खत्म होने के बाद में, उसको फिर से और थोड़ा इलेबोरेट करके बताएंगे। नेक्स्ट इज चेन ऑफ कमांड एंड स्केलर प्रिंसिपल्स। चेन ऑफ कमांड क्या है, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट वर्क। मीन्स जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई एक इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि चेन ऑफ कमांड होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहिए। ओके, और क्या है, ये जो चेन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर जो सबसे निचले लेवल का एक एम्प्लॉय है उसको कुछ परेशानी है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जो कंपनी का बॉस है उसके पास जाकर वो बताएगा कि हमको ये परेशानी है, उसको सॉल्व करिए, ऐसा नहीं है। वो चेन बनी हुई है, वो जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो अपने उसके ऊपर जो उसका बॉस है उसको वो प्रॉब्लम बताएगा, फिर वो प्रॉब्लम जो बॉस है उसका उसके ऊपर भी जो बॉस होगा उसको बताएगा, फिर उसके ऊपर जो बॉस होगा उसको बताएगा। तो ये क्या है, एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है, और इसी को फॉलो करना चाहिए हमेशा जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हैं। तो ओके, ये एक इसका एक प्रिंसिपल है, और उस चेन को आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया चेन ऑफ कमांड। मतलब कि आपको अगर कुछ भी किसी से अगर कुछ कहना भी है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ओके, जो एक हायर सुपीरियरिटी और जूनियरिटी का एक बना हुआ है उसको आपको हमेशा
फॉलो करना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन फ्लो भी होता है, जैसे कि मान लीजिए जो एक कंपनी है उसका ऑनर है, अगर उसको अपने उसके जो एम्प्लॉय हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जो सबसे लोएस्ट एम्प्लॉय हैं, उनको कोई उनसे बातचीत करनी है और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है उनको कांटेक्ट करेगा। मान लीजिए एक कंपनी में 3,000 या 5,000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 3,000 या 5,000 से एक साथ तो कांटेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो वो क्या करेगा कि उनके नीचे जो सेकेंड मतलब जो बॉस के नीचे वाले के जो मैनेजर हैं, फिर उसके नीचे के जो मैनेजर हैं, वो उन तक जो है बात पहुंचाएगा। वो अपने से नीचे वाले तक बात पहुंचाएंगे, फिर उसके नीचे तक बात पहुंचाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये होता है। नेक्स्ट इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर कुछ दो टर्म्स हैं, एक है जैसे अथॉरिटी एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें कोई भी ज़रूरत है कि हमको कुछ डिसीजन लेना है, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम पावर को ले सकते हैं क्या? अगर हम वो पावर ले सकते हैं तो यस, वी आर ऑथराइज्ड। ओके, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम अगर कोई किसी टास्क को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम स्वेच्छा से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। किसी भी कोई भी हमको अगर एक काम दिया गया है तो और हमको बता दिया गया है कि ये जॉब जो है इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, तो उस जॉब को विद इन द गिवन टाइम हमको अगर हम कर दे रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी वी आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक हम देते हैं, जैसे कि एक बॉस है, उसने क्या है कि अपने मैनेजर को, उसका जो मैनेजर है उसने बता दिया कि हमको 3 दिन में जो है इतने प्रोडक्ट चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कॉस्मेटिक की कंपनी है, तो उसने बोल दिया कि हमको इस पर्टिकुलर इस कॉस्मेटिक के 3,000 जो है पैक्स चाहिए या फिर इतने पैक्स चाहिए। तो क्या है कि जो बॉस है उसने मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हमको 3 दिन में इतने पैक्स चाहिए, इतने पैकेट्स चाहिए। अब क्या है, लेकिन उसने बॉस ने जो है मैनेजर को अथॉरिटी कोई भी नहीं दी, बस ये बोल दिया कि हमको लेना है। अब क्या है, वो 3,000 पैकेट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, पैकिंग का सामान चाहिए होगा। तो अगर आपने उस मैनेजर को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी ये डिसीजन लेने के लिए कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, ओके, हम पैकिंग का सामान कहाँ से लेंगे, तो क्या है, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा जो भी गिवन टाइम है, आपने जितना भी उसको टाइम बाउंड दिया हुआ है। तो पैरिटी ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जब भी आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कोई भी काम करने के लिए, तो साथ में आपको उसे इक्वली अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, जिससे कि अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में कहीं कोई डिसीजन लेना है तो वो उस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट रहे कि वो कोई भी अथॉरिटी कोई भी डिसीजन ले सके। तो ये क्या है, आपकी पैरिटी ऑफ अथॉरिटी, मतलब हम किसी को कोई साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं और अथॉरिटी भी दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे एक हम इसको एक सिंपल अगर हम एग्जाम्पल्स में समझना चाहें तो मान लीजिए कि आपके जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि जाओ मार्केट से आज के लिए या 2 दिन के लिए वेजिटेबल्स लेकर आओ। ओके, तो उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि शाम को जो है वेजिटेबल्स लानी है, लेकिन उन्होंने आपको पैसे भी नहीं दिए और आपको ये भी नहीं बोला कि पर्स से हमारे यहाँ पैसे ले लेना। मतलब क्या है कि उन्होंने आपको अथॉरिटी नहीं दी। अब क्या है कि आप बिना पैसे के तो कुछ ला नहीं पाओगे, ठीक है। तो यही है कि जब भी हम किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो साथ में हम अथॉरिटी भी दें उसको, ताकि वो काम जो है उस पर्टिकुलर जो भी टाइम बाउंड है उसमें हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? An employee should receive order from boss superior and should be accountable to one superior only. Okay, मीन्स क्या है कि जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, वहाँ पर कुछ लोग वो कंपनी जो है
प्रोडक्शन का भी काम कर रही है और सेल्स का भी काम कर रही है। ओके, दो डिपार्टमेंट हो गए वहाँ पर, और दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्कर्स, दोनों डिपार्टमेंट में वर्कर सेम है लेकिन उनके दो मैनेजर हैं। ओके, मतलब क्या एग्जांपल क्या है कि कंपनी है, कंपनी प्रोडक्शन का काम कर रही है। प्रोडक्शन कौन कर रहे हैं? जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ओके, और उनके दो मैनेजर है, एक मैनेजर है प्रोडक्शन के लिए, दूसरा है मार्केटिंग के लिए। ओके, अब प्रोडक्शन वाला मैनेजर कहता है कि आप जो है जो आपका प्रोडक्शन काम है उसको स्लो रखिए थोड़ा, जिससे कि हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। ओके, जो क्वालिटी मैनेजर है वो कह रहा है कि आप क्योंकि अगर आप जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है हम उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे। वहीं पर अगर जो मार्केटिंग वाला मैनेजर है वो कहता है कि मार्केट में जो है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, इसीलिए आप क्या है जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करिए, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट करिए। तो क्या है, एम्प्लॉय जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको करना क्या है, प्रोडक्शन को घटाना है या प्रोडक्शन को बढ़ाना है। क्योंकि एक तरफ तो एक जो क्वालिटी वाला मैनेजर है वो कह रहा है कि आप प्रोडक्शन को कम रखिए जिससे कि हम क्वालिटी मेंटेन रख सकें, वहीं मार्केटिंग वाला मैनेजर वो कह रहा है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए जिससे कि जो मार्केट की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पर क्या है कि कमांड तो दोनों से मिल रहा है लेकिन एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि हम माने किसकी बात। तो ये चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, जो भी कमांड आ रहा है वो एक होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उनमें। हाँ, तो ये आपका प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। सेकेंड ऑप्शन जो आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दैट इज क्या है कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान, मतलब कि एंड दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। ओके, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो भी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ एक ही वो एफर्ट्स किसकी तरफ हैं ओरिएंटेड, की जो भी हमारा कंपनी है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए। ओके, इफ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अब जैसा कि इससे पहले वाला जो आपका क्या कहते हैं प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड, उसमें क्या था कि दो अलग अलग जगह से कमांड मिल रहे थे तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि हम करें क्या। लेकिन अगर वहीं पे अगर डायरेक्शन उनका एक ही होता कि या तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है या तो फिर कम करना है। ओके, तो क्या होता है कि अगर एक ही कमांड होता तो उनमें क्या है डायरेक्शन होता और जो कोऑर्डिनेशन है जो एम्प्लॉयज़ का वो ज़्यादा अच्छे से रहता, वो वर्क ज़्यादा अच्छे से हो पाता। ओके, सो क्या है कि ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि इफ एन एग्जांपल इज सॉरी इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स हो गया। ओके, ईच प्रोडक्ट है, अब क्या है कि मेडिसिन का अलग मार्केट है, कॉस्मेटिक्स का अलग मार्केट है। ओके, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं उनका अलग मार्केट है। So each division must plan its target and every employee of that division must put his efforts। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉस्मेटिक की अलग डिमांड है, मेडिसिन के लिए तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड रहती है, तो किसका हम कितना प्रोडक्शन करें। कॉस्मेटिक वाले एम्प्लॉय अलग है, मेडिसिन के एम्प्लॉय अलग है, उनका मैनेजर अलग है, तीनों अलग है। ओके, अब क्या है तीन मैनेजर से तीनों को अलग अलग मिल रहा है। कॉस्मेटिक वाला मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कह रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाइए और साथ में जो क्वालिटी है वो भी बढ़ाइए। मेडिसिन वाला कह रहा है कि मेडिसिन भले या प्रोडक्शन अपने एम्प्लॉय से कह रहा है। ओके, जो मेडिसिन वाला मैनेजर है वो कॉस्मेटिक वाले के कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। उसी तरीके से कन्फेक्शनरी वाला जो है मैनेजर है वो मेडिसिन के एम्प्लॉय से उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। सब लोग सेपरेटली अपने अपने स्टाफ को जो है ऑर्डर दे रहे हैं। तो क्या इससे क्या है एक यूनिटी आ रही है जिससे कि जो भी एम्प्लॉय हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट जो है
एक्सेप्शनल प्रिंसिपल क्या है, द एक्सेप्शन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट हाई लेवल ऑफ मैनेजर शुड अटेंड टू एक्सेप्शनल मैटर्स ओनली, द हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स शुड डील विद प्रॉब्लम्स। इसको जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप में से किसी ने कभी कस्टमर केयर पे फ़ोन किया है? किसी भी कस्टमर केयर पे किसी ने किया है कस्टमर केयर को फ़ोन? यस सर। यस सर। ओके तो आप लोगों में कभी ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि आपने जिस कस्टमर से मतलब जो केयर का जो है उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसने कहा हो कि सर ये प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हम ये जो कॉल है अपने एग्जीक्यूटिव या फिर हमारा जो मैनेजर है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा है कभी किसी के साथ यस हुआ? सर। यस सर। हाँ, तो वो क्या है कि पहले तो जो कस्टमर केयर को आपने फ़ोन किया उसने अपने हिसाब से उसको टैकल करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आपका जो केस था वो एक्सेप्शनल था, वैसा कोई केस हो सकता है पहले ना आया हो, ओके, या फिर हो सकता है कि उस केस के बारे में उसको पता ना हो, तो क्या हो वो उसने वो कॉल जो है अपने मैनेजर को ट्रांसफ़र कर दी, तो वो मैनेजर क्या है वो सारी कॉल्स नहीं ले रहा है, जितने भी सिर्फ एक्सेप्शनल कॉल्स हैं, जितने एक्सेप्शनल मैटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को टैकल कर रहा है, ओके। तो यही एक्सेप्शनल प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हमारे मैनेजर्स हैं या फिर जो भी हाई लेवल पे जो बैठे हुए हैं वो जो एक्सेप्शनल मैटर्स हैं सिर्फ उनको टैकल करते हैं, ओके। द हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स शुड डील विद द प्रॉब्लम्स दैट कंसर्न, जो कि स्पेशल जिनको कुछ कंसर्न चाहिए होता है, ओके। तो ये हमारा जो एक्सेप्शन प्रिंसिपल है ये वर्क ऐसे करता है। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ सुपरविजन, ओके। क्या है कि इट रिफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन दैट अ मैनेजर, और मतलब कि अब मैंने एक जैसे एक मैनेजर है उसके एक दो मैनेजर हैं, एक मैनेजर के अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं और दूसरे मैनेजर के अंदर में 30 लोग या 50 लोग हो गए, ओके। तो कौन से मैनेजर को अपने वर्कर्स को टैकल करने में ज़्यादा सुविधा होगी, जिसके अंदर में 5 काम कर रहे हैं या जिसके अंदर में 3 काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है जिस मैनेजर के अंदर में 5 लोग काम कर रहे हैं वो अपने 5 लोगों को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगा, ओके, ज़्यादा अच्छे से उनको ऑर्डर दे पाएगा, हाँ, इन कंपैरिजन टू मैनेजर अंडर हुज 30 और 40 और 50 पीपल्स आर वर्किंग, ओके। तो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन दैट अ मैनेजर और सुपरवाइजर कैन directly control or direct, okay. Every manager is confined with restricted numbers of subordinates so that he can direct them efficiently, okay। जैसा कि मैंने बताया कि जिसके अंदर में 5 लोग काम कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो उनको ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगा, उनको ज़्यादा अच्छे से एक एक वर्कर को ज़्यादा टाइम दे पाएगा, तो उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू द मैनेजर हु इज टैकलिंग 50 सबऑर्डिनेट्स, ओके। सो ये क्या है हमारा स्पैन ऑफ सुपरविजन है कि हमें उतने ही एक मैनेजर के अंदर में उतने ही पर्सन्स को या उतने ही एम्प्लॉयज़ को उतने ही सबऑर्डिनेट्स को देना है जिससे कि वो उनको जो है अच्छे से टैकल कर सके, द नंबर ऑफ पर्सन इज डिपेंड, ओके। और फिर क्या है जो नंबर ऑफ डिपेंड पर्सन है किसके अंदर में कितने लोग काम करेंगे वो कैसा आपका जॉब का नेचर है, ओके, इंटेंसिटी क्या है आपको सुपरविजन करने की उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, क्या है द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस स्टेट्स दैट देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नो फंक्शन शुड बी गिवन अंडर इम्पोर्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर फंक्शन। अब मान लीजिए कि जैसे एक कोई आपका जैसे एक प्रोडक्शन कंपनी है, ओके, वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उस प्रोडक्शन को करने में जो है हम किसी दूसरे काम को रोक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दो जो भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जितना भी वर्क हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में, सब में एक बैलेंस होना चाहिए जिससे कि सारे काम चल सकें। ऐसा नहीं है कि किसी एक काम को करने के लिए हम दूसरा वर्क को रोक दें, ओके, या फिर उसको इफेक्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस बैलेंस should also be maintained between centralized and decentralization, span of supervision and line of communication and authority allocated to department and personnel at various levels, okay। मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो मैंने कि पहला जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था
कि एक कंपनी है जहाँ पर मेडिसिन का भी प्रोडक्शन हो रहा है और कॉस्मेटिक सामान का भी प्रोडक्शन हो रहा है। अब सडनली जो है क्या कहते हैं कि सडनली मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि उस और कंपनी जो है उसको पूरा करने के लिए जो भी क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स का जो उसका है उसको रोक दे, प्रोडक्शन रोक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों क्योंकि दोनों अपनी जगह जो है इक्वली इम्पोर्टेंस है। हो सकता है कि कॉस्मेटिक्स का मार्केट थोड़ा सा लो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको भी हमें साथ में करना पड़ेगा। ओके, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। The objective of organization desires good communication network. The two-way communication between superiors and subordinates helps in uniting organization into working as effectively operating system। अब क्या है, मान लीजिए कि जैसे आपकी कंपनी में 10,000 लोग या फिर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही आदमी काम कर रहा है, लेकिन आपने कंपनी का जो सिस्टम है ऐसा बना दिया है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनके अपने सुपीरियर से कुछ कह नहीं सकते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे शेयर नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय है वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका ध्यान जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें लगा रहेगा। मान लीजिए उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो मैनेजर से कुछ पैसे लेना चाहता है, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? कि एक तो आपने ऐसा कोई वे नहीं बनाया है कि सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर से जाके कुछ कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं है कि वो सीधे जाके बॉस से ही कम्युनिकेट करे। जो उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र है उसको जाके बोले, फिर वो सुपरवाइज़र उसका जो मैनेजर है उसको बोले, फिर वो मैनेजर जो है जाकर बॉस से बोले। तो इस तरीके से कंपनी में प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन के जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ओके, सेंडर से ऑडियंस, ऑडियंस या फिर जो भी हमारा रिसीवर है उस तक होना चाहिए और वाइस वर्सा होना चाहिए। तो जो भी हमारा इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जो कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो टू वे होना चाहिए, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ओके, next is flexibility. The flexibility in organizational structure helps in adopting to change in the nature of business as well as change corresponding of technological innovations। अब क्या है, इसको जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। आपने अभी जो हमारी कोविड-19 की सिचुएशन अभी अराइज हुई है उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द जैसे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होने के कगार पे आ गई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट उनको मिल नहीं रही थी, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। उसमें भी जो हमारे क्लॉथ इंडस्ट्री थी, ओके, उसमें क्या था कि क्योंकि लोग शॉपिंग नहीं कर रहे थे, ओके, तो मार्केट हो नहीं रह पा रहा था। तो जो भी कपड़े बुनने वाले थे वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी जॉब खो दी है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने अब क्योंकि कपड़ों की डिमांड आ नहीं रही है तो मशीन्स चल नहीं रही है, वो वर्कर्स को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कपड़ों की जगह में मास्क बनाने शुरू कर दिए। और जो पीपीई किट होती है वो बनाने शुरू कर दिए। ओके, तो इससे पहले आप लोग देखेंगे कि जो जितना भी हमारा मास्क या फिर प्रोटेक्टिव किट था ये बाहर इंडिया में बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन क्यों? क्योंकि अब क्या है कि लोगों ने क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपने काम को जो भी उनका चेंज कर लिया। तो उससे क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है उसको फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। जिस समय जिस चीज़ की डिमांड हो ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड अगर हम अपने काम को चेंज कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा है। उससे जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन एक सस्टेन रहेगा। ओके, जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा। ओके, next is continuity. The continuity in efficient performance of organization can be achieved by adopting to new changes that takes place inside or outside the organization. It will help organization to survive and excel for लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जो भी अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने वर्क को चेंज कर रहे हैं। पहले जो लोग सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग में थे, अभी क्या जो फैशन डिज़ाइनिंग में थे वो भी मास्क में भी कई टाइप के फैशंस निकाल रहे हैं। ओके, कुछ प्रिंटेड हैं, कुछ आप अगर एक एग्जांपल दूं तो जैसे कोई एक स्टेट है वहाँ पर एक फोटोग्राफर ने क्या शुरू किया है कि वो फोटो लेगा आपकी और
जो आप उसको मास्क देंगे उस मास्क पर आपकी फोटो लगा देगा। तो ये क्या है, एक तरीके से उसने खुद को बचाया है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसने खुद को ढाल लिया, उसने जो भी अपना उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको फ्लेक्सिबल बना दिया। तो इससे क्या है कि उसका वर्क भी चल रहा है, उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ जो भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो जिनका कि यूज़ करके जो एक इफ़ेक्टिव वे में हम ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं।